हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 1। आज हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो पार्ट 1, एंटीकोडॉन क्या होते हैं बेटा? टी आर एन ए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं जो कि एम आर एन ए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एंटीकोडॉन। यानी 3 नाइट्रोजन बेस के जो टी आर एन ए के ऊपर सीक्वेंस पाए जाते हैं विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन ऑफ द एम आर एन ए, उसी को बोलते हैं एंटीकोडॉन। कोडॉन कहाँ प्रेजेंट है? एम आर एन पे। एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? टी आर एन। दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और 3 बेस पेयर के बने होते हैं। जीनोम जो होता है, जीनोम जीनोम का मतलब होता है हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जो भी हैप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसके सारे जीन को जोड़ लो, उसी को बोलते हैं जीनोम। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? जब हम जेनेटिक लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें जो वेरिएशंस दिखाई पड़ते हैं डीएनए में, वही कहलाता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, वही कहलाता है डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए को ही सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डीएनए में बहुत सारे पार्ट्स रिपीट करते हुए पाए जाते हैं, वहाँ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाता है। लेकिन ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाते ये। ठीक है, केवल ये पॉलीमॉर्फिक डीएनए होते हैं और ये बहुत लार्ज प्रोपोर्शन में आते हैं, लगभग 98% से भी ज़्यादा। ओपरॉन क्या होता है? ग्रुप ऑफ जीन विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक पाथवे। एक्सॉन क्या होता है बेटा? द रीजन ऑफ जीन वेयर बिकम्स पार्ट द एम आर एन ए एंड कोड फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब जो डीएनए से आरएनए बनाए और आरएनए से प्रोटीन बनाए उनको एक्सॉन बोलते हैं। इंट्रॉन क्या होता है? जो डीएनए से आरएनए बना लेता है लेकिन आरएनए से प्रोटीन नहीं बना पाता, उसको बोलते हैं इंट्रॉन। ठीक है, तो इंट्रॉन क्या होता है? रीजन ऑफ द जीन वेयर विच आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द एमआरएनए। मतलब जब एमआरएनए को मैच्योर किया जाता है तो इस पार्ट को काट के हटा दिया जाता है क्योंकि डमी पार्ट होता है। यू क्रोमेटिन क्या होता है बेटा? क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन। जो लाइटर वाला पोर्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और लूजली पैक्ड होता है उसको बोलते हैं यू क्रोमेटिन। और इसका जस्ट रिवर्स जो होगा बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन ज़्यादा डेंसली पैक्ड होगा, डार्क कलर का स्टेन लेगा और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। स्प्लाइसिंग क्या होती है? यूकैरियोटिक जीन में दो भाग होते हैं, एक एक्सॉन एक इंट्रॉन। तो एक्सॉन फंक्शनली एक्टिव था और ये फंक्शनली इनएक्टिव था, इसलिए इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है, तब जाके एमआरएनए बन जाता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है बेटा? ऐसी साइंस जिसमें हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें डाटाबेस बना करके स्टोर कर लेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, मॉडलेटिंग करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारा बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेंगे एट मॉलिकुलर लेवल, उसी को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सेंट्रल डोगमा क्या होता है बेटा? सबसे पहले देखो, डीएनए से डीएनए बनने को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसमें सूचना यूनिडायरेक्शनल मोड में जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा। इसका कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट क्रिक ने दिया था। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होता है? रेप्लिकेशन फॉर्क होगा बेटा, ये वाई शेप का, जब डीएनए खुलता है तो वाई शेप का स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ऐसा कब होता है? डीएनए रेप्लिकेशन के समय। फिर वीएनटीआर क्या होता है? वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। ठीक है, जो रिपीटेटिव डीएनए होता है उसमें बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो बार बार रिपीट करते हैं। कुछ नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट करते हैं। इनका साइज हो सकता है 0.2 से 20 किलो बेस। ठीक है, और इसी वीएनटीआर का उपयोग करके हम लोग किस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पता लगाते हैं। वाईएसी क्या होता है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बीएसी क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एसएनपी क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एचजीपी क्या होता है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 1990 में चलाया गया, 2003 में जाके कंप्लीट हुआ। एचएनआरएनए क्या होता है? हेट्रोजीनस आरएनए। जो आरएनए बनता है पहली बार हेट्रोजीनस, इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन भी हो सकता है, इसलिए बहुत ह्यूज होता है। और इंट्रॉन को काट के हटा देते हैं जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, तब जाके एमआरएनए बन जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। ठीक है बेटा, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं। तो फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में क्या किया था? इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया था। अल्टमान ने 1889 में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया, न्यूक्लिन नहीं न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। ठीक है, कोसेल आपको याद नहीं रखना। टीएच मॉर्गन के बारे में आपको याद रखना है। टीएच मॉर्गन ने तो क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पर काफ़ी वर्क किया था, एक्सपेरिमेंटल। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? इन्होंने बायोकेमिकल नेचर खोजने की कोशिश की थी, बट ये डिफाइन नहीं कर पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है। ये बायोकेमिकल नेचर किसने डिफाइन कर दिया? एवरी मैकली और मैककार्टी ने। ठीक है, 1933 से 1944 में, 44 में रिसर्च कंप्लीट हो गई थी और इन्होंने बता दिया कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, एरविन चरगाफ ने 1950 में क्या बताया? प्यूरिन और पिरिमिडिन को कंपेयर किया और बताया कि इक्वल प्रोपोर्शन में होता है, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन इक्वल प्रोपोर्शन में होता है और इनका बेस रेशियो कांस्टेंट होता है। हर्से एंड चेज ने क्या बताया? इन्होंने ई कोली पे काम किया।
ठीक है, और बैक्टीरियोफेज पे काम किया, और इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, अनइक्विवोकली बताया, मतलब कि बिना किसी डाउट के। विल्किंस और फ्रैंकलिन इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए दिया था, ठीक है। वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, कब दिया था? 1953 में। मैसेल्सन एंड स्टॉल ने इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जैकब एंड मोनाड ने ओपरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, ओपरॉन कॉन्सेप्ट दिया था 1961 में। एलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जबकि इंडिया में है डॉक्टर लालजी सिंह। अच्छा, केमिकल नेचर क्या होता है डीएनए और आरएनए का? इसमें एक होता है नाइट्रोजस बेस, जिसमें दो होते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में होगा AG, और इसका होगा कट CUT, ठीक है। लेकिन डीएनए में जो होता है वो होता है थायमिन, और थायमिन की जगह आरएनए में होता है यूरेसिल, ठीक है। ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है। पेंटोस शुगर आप जानते हो, राइबोस शुगर होगी आरएनए में और डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी डीएनए में, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती सेकंड कार्बन पर। फास्फेट ग्रुप जानते ही हो, H3PO4 के रूप में होगा। जब नाइट्रोजस बेस पेंटोस शुगर के साथ जुड़ता है एन ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ, तो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। जब इसी में फास्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये देखो, न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। फॉस्फेट हमेशा 5' पर OH ग्रुप पे जुड़ता है, ठीक है। और किस लिंकेज द्वारा जुड़ता है? फास्फोएस्टर बॉन्ड से, ठीक है। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है तो एक शुगर के 5' से जुड़ा हुआ है और एक शुगर के 3' से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बन जाता है क्या? यहाँ बन जाता है फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। देखो, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये एक एस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए लिखा गया है 3' 5' फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैज़ ए फ्री 5' एंड राइबोस शुगर एंड 3' एंड वो, मतलब अगर बोला जा रहा है कोई भी शुगर है जो 5 कार्बन की है तो उसके 5' एंड पर कुछ नहीं, फ्री होगा बिल्कुल, और 3' एंड पर OH ग्रुप होगा, ठीक है। ये बोला जा रहा है। आरएनए हाईली रिएक्टिव होता है डीएनए की तुलना में, क्यों? क्योंकि उसके पास सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, जबकि हमारे डीएनए में O नहीं है, सिर्फ H ग्रुप है, ठीक है। और आरएनए कैटालिटिक भी होता है, इसलिए राइबोजाइम की तरह काम करता है, सो इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया, जैसा कि अभी बताया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया, और इसके बारे में कुछ सैलियंट फीचर है वो देख लीजिए। तो डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, एक 5' 3' दूसरा 3' 5'। द बैकबोन ऑफ द शुगर एंड फास्फेट, ये बैकबोन शुगर और फास्फेट की बनी होती है, दोनों ही बैकबोन शुगर और फास्फेट की बनी होती है। बोथ द न्यूक्लियोटाइड चेन आर एंटी पैरेलल, दोनों एंटी पैरेलल होता है, एक 5' से स्टार्ट होगा 3' पे खत्म होगा, एक 3' से स्टार्ट होगा 5' पे खत्म होगा, ठीक है। दे these two strand chain are held together by हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है, ठीक है। और A हमेशा T के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और C हमेशा G के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। दोनों ही चेन जो होती है राइट हैंडेड फैशन में क्वाइलिंग करते हैं, यानी राइट हैंडेड फैशन में क्वाइलिंग करते हैं। और इनका जो पिच होता है, पिच का मतलब हो गया एक जो ऐसे फोल्ड है जहाँ ये 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, उसकी दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर, और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, ये देखो 10 बेस पेयर होते हैं, और ये दिखाया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखाया गया है, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक तरफ तो ये 3' से बॉन्ड बना रहा है और दूसरी तरफ 5' से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में दिखाया गया है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड के बारे में दिखाया गया है, ये आरएनए स्ट्रैंड है और ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। यही फर्क है। इसमें देखिए सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप है, इसमें सेकंड कार्बन पर H होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, ये देखो। ये सब छोटे छोटे डिफरेंस हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है ज़्यादातर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर, देखो अगर पूरे पिच की दूरी कितनी थी 3.4 नैनोमीटर, तो अगर इसमें 10 बेस पेयर है तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी के लिए निकालने के लिए 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग। द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोली 4.6 इंटू 10 की पावर 6 होती है। डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है पूरे सेल के अंदर, उनमें डीएनए पे निगेटिव चार्ज होता है और वो कुछ प्रोटीन द्वारा, कौन सी प्रोटीन होती है? नॉन स्टोन प्रोटीन द्वारा वो जुड़ा होता है और न्यूक्लियाइड बना लेता है। दिस डीएनए न्यूक्लियाइड इज ऑर्गेनाइज इन द लार्ज लूप हेल्ड बाय द प्रोटीन द्वारा हेल्ड होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? हमारे पास भी कुछ पॉजिटिव प्रोटीन पाई जाती है जिनको हिस्टोन बोलते हैं, और 8 हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बना लेती है हिस्टोन ऑक्टामर। हमारा डीएनए भी निगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिवली चार्ज इस तरह के स्टोन के चारों तरफ रैप्ड होता है, स्टोन के चारों तरफ रैप्ड होता है, और तब इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ठीक है।
और H1 जो होता है, जैसे ये एक स्टोन है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, तो यहाँ पे H1 पाया जाता है, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। तो लिंकर डीएनए के ऊपर H1 पाया जाता है, जो कि स्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं है, ठीक है। और स्टोन ऑक्टामर बना होता है H2A, H2B, H3 और H4 के दो दो मॉलिक्यूल का, ठीक है। सबका वन वन पेयर होगा, तभी तो 8 होंगे। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट्स द रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड द क्रोमैटिन। जब न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट करता है तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये बिल्कुल बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देगा, जैसे ये मोती है और ये धागा, इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और इसको कहाँ पे देख सकते हैं? मेटाफेज में। और जब जब ये डिवाइड होगा, जब सेल डिवाइड होती है मेटाफेज में, तो फिर क्या होता है? क्रोमोसोम दिखने लगते हैं, क्रोमैटिन की बजाय क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। क्रोमैटिन कहाँ दिखता है? नॉन डिवाइडिंग सेल में। नॉन डिवाइडिंग सेल को क्या बोलते हैं? इंटरफेज। तो इंटरफेज में दिखाई पड़ेगा। पैकिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल, एडिशनल प्रोटीन होती है उसमें, कुछ नॉन स्टोन प्रोटीन होती है जिसको एनएससी कहते हैं, ठीक है। एट प्लेसेस क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड फॉर्म डार्कली स्टेन बॉडी हेट्रोक्रोमैटिन। आप जानते हो अगर डार्कली स्टेन्ड हो जाए तो हेट्रोक्रोमैटिन, और लूजली स्टेन्ड हो तो यूक्रोमैटिन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ये कैसा था? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव था, और जबकि ये कैसा था? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ये देखिए स्टोन का ऑक्टामर है, उसके चारों तरफ ये रैप्ड है, और ये देखिए लिंकर डीएनए है, इस पे H1 बैठा हुआ है। और इस तरीके से ये देखिए एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, और ये बीच में फॉस्फेट है, ये एक एस्टर बॉन्ड, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड, इस तरीके से जुड़ता चला जाता है। और इधर देखिए 3 डैश पर OH ग्रुप फ्री है, इसलिए इसको 3 डेस एंड कहते हैं। यहाँ 5 डैश पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 5 डेस एंड बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से चेंज होता है। ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया? एस स्टेन जो वायरुलेंट था, जिसके चारों तरफ म्यूसलेस कोट पाई जाती थी, और ये निमोनिया कॉज कर देता था। आर स्टेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था, रफ कॉलोनी था, उसके चारों तरफ म्यूसलेस कोट नहीं पाई जाती थी, ये निमोनिया कॉज नहीं करता था। जब आर स्टेन को माइस में किया गया तो क्या कोई होगा? नहीं होगा। जब एस स्टेन को किया गया तो माइस क्या हो जाएगा? माइस मर गया निमोनिया के कारण। जब इन्होंने हीट किल कर दिया एस को, तो हीट किल करने से क्या होता है? म्यूसलेस कोट नष्ट हो जाता है, ठीक है, इसलिए न्यूमोनिया नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? माइस लाइव रहा। अब इन्होंने क्या किया? जब इन्होंने इंजेक्ट कर दिया मिक्सचर ऑफ आर स्टेन और प्लस हीट किल्ड एस स्टेन, तो इसका डीएनए इसके अंदर चला गया था। जब इसका डीएनए इसके अंदर चला गया तो इसके चारों तरफ म्यूसलेस कोट बन गई, यानी आर ट्रांसफॉर्म हो गया एस में। अब माइस मरा, माइस मर गया निमोनिया के कारण, इसी को बोला गया ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो लिखा है मोर ओवर ग्रिफिथ रिकवर्ड एस स्टेन बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस में, इसीलिए एस मिला क्योंकि एस ही आर में चेंज हो गया था, सॉरी एस का डीएनए निकल के आर को एस में चेंज कर दिया था। कंक्लूजन यही निकला, क्या निकला? कि हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया कॉज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम आर बैक्टीरिया इनटू वायरुलेंट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज नॉट डिफाइंड। अभी तक बायोकेमिकल नेचर डिफाइंड नहीं था। केमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एवरी मैकलियोड मैककार्टी ने किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो बायोकेमिकल नेचर के लिए हीट किल्ड एस स्टेन निकाला, जो चूहा मर गया था उससे हीट किल्ड एस स्टेन लिया। अब उसका सारा मटेरियल जो जो डाउटफुल था सब निकाल लिया। प्रोटीन की संभावना थी आरएनए की और डीएनए की, तो प्रोटीन को प्रोटीएज से बचा दिया, देखा अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल नहीं था। आरएनए को आरएनए से बचा दिया, अभी भी देखा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मतलब ये भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल नहीं था। जब इन्होंने डीएनए इसका उपयोग कर लिया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनिबिट हो गया। इसका मतलब यही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, यही जेनेटिक मटेरियल था। हार्से एंड चेज ने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने रेडियो एक्टिव दो तरीके के लिए, एक बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिव S35 यानी प्रोटीन कोड के रूप में लिया, और एक डीएनए में लिया, उसमें P32 के रूप में लिया। जब ई कोली में इन्फेक्शन कराया दोनों का, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग कराई, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो इन्होंने पाया कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी अंदर नहीं पाई गई थी, केवल सुपर नेटेंड में पाई गई थी, क्योंकि प्रोटीन कभी अंदर जाता ही नहीं तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। इससे पता चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जबकि अंदर की तरफ रेडियो एक्टिविटी पाई गई थी और सुपर नेटेंड में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई थी। इससे पता चलता है कि डीएनए ही अंदर जाता है और वही जेनेटिक मटेरियल होता है। और इस तरह से अनइक्विवोकली प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है बेटा। तो आज तक का टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया, इसके आगे का कल हम फिर करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।